बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, इससे पहले भी हम एक वीडियो में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उस पर बात कर चुके हैं। मैं भारतीय मीडिया को क्योंकि फॉलो कर रहा हूं और भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा बात कर रहा है चाइना कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाइना ये कर देगा, चाइना वो कर देगा। तो चाइना फैक्टर इस सारे मामले में कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों भारतीय मीडिया पे चाइना फैक्टर पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और ये फैसला किसका था कि करना चाहिए? ये वन एंड ओनली अजीत दोवल के और नरेंद्र मोदी के जहन में था। उसकी वजह ये है कि उस एरिया से जब आप देखते हैं, उसके ऊपर है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर वो पहाड़ है, वो माउंट है जिसको कहा जाता है कि ये शिवा की अबोर्ड था, जो उनका गॉड है। सही। और वहाँ से वो जैन टेम्पल भी है वहाँ पे। वो जैन मत के पैरोकारों के लिए भी एक होली प्लेस है, मुसलमानों के लिए भी होली प्लेस है। वो बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए भी एक मुकद्दस जगह है। वो हिंदुओं के लिए भी, हिंदुओं में जैन वाले जो है उनके लिए भी। और वहाँ से दरिया निकलते हैं, वहाँ से सिंध निकलता है, वहाँ से सतलुज निकलता है, वहाँ से गंगा की सबसे मेन ट्रिब्यूटरी करनाली निकलता है, वहाँ से यारलंग ज़ांगबो निकलता है जो इंडिया में आके ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। और तो ये वो एरिया है जहाँ की यात्रा के लिए भी इंडियंस जो हैं वो जाते हैं। और वो जिस मकाम से जाते हैं वो एरिया है जिसको नेपाल क्लेम करता है। सही। नेपाल लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी और वही करनाली समेत दो मजीद दरिया जो मेन गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, और फिर 570 किलोमीटर नेपाल में ट्रैवल करते हुए इवेंचुअली गंगा में गिरते हैं जाकर। वो एरिया है जिसको नेपाल ने जब अपना 50,000 मुरब्बा किलोमीटर जो इंडिया के कब्ज़े में है उसके लिए एक नक्शा जारी किया था, जो अपना ऑफिशियल मैप जारी किया था केपी शर्मा ओली के वक्त में, तो उसके ऊपर भी बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था। और फिर राजनाथ सिंह ने वहाँ से एक 90 किलोमीटर की रोड बनाने का ऐलान किया था और उसके ऊपर फिर काम शुरू हो गया था। और एक ज़ाहिर है कि एक बड़ी दुश्मनी और मुखासमत चल रही थी। बहरहाल 6 मई को जब ये वाक़या शुरू हुआ गलवान की वादी में, उसके बाद उसका बिल्डअप होना शुरू हुआ। चीनियों ने उनको बड़ा समझाया। वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखें, चाइना और इंडिया की उस वक्त तिजारत जो है वो 75 अरब डॉलर से ऊपर थी। सही। दो तरफा तिजारत, इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। और उसमें भी चाइना बहुत कम दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर उसकी ट्रेड जो है उसका एक इम्बैलेंस इस तरह का मौजूद है जैसा उनका इंडिया के साथ। और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में फ़र्क क्या है उनका? और उसका जो पीक है ना, जो पीक जब गया था, आप अंदाज़ा लगाएं। ऐसी भी खबरें हमने देखी जब आई कि जब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मारा मारी हो गई थी, खूनम खून हो गए थे फौजी, लाशें गिर गई थी, उस वक्त चीन इंडिया को बायकॉट चाइना की शर्टें भी बेच रहा था। तो ये जो सारा माइंडसेट था, जब इसका फर्क कितने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एग्जैक्ट मैं आपको फिगर, क्योंकि वो फ्लक्चुएट अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। 20 अरब, फिर 120 डॉलर, 120 अरब डॉलर को ये क्रॉस कर गया इवेंचुअली इस लड़ाई के बाद। 1.5-2 साल के बाद जब उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया, जब उन्होंने चाइना की प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का ऐलान कर दिया, उस दौरान ट्रेड बढ़ी। और उस दौरान चाइना ने राइस इंपोर्ट करना शुरू किया इंडिया से, गालिबन 50 लाख टन, 50 लाख या 5 लाख टन, नहीं सॉरी 5 मिलियन टन, विच मीन्स 50 लाख टन। 50 लाख टन राइस का ऑर्डर प्लेस किया था, क्योंकि वो लाओस से ख़रीदता था, कंबोडिया से, मलेशिया से, बांग्लादेश से कुछ ख़रीदता भी था। और फिर बांग्लादेश की अपनी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा, इंडिया को हैवी ऑर्डर प्लेस किए थे उन्होंने, और वो अपनी बायलैटरल ट्रेड और ऊपर ले गए थे। तो वहाँ पर जिस वक्त ये सारी स्कर्मशेस शुरू हुई ना, तो सदीक वहाँ पर ना फिर 15 और 16 जून की जो दरमियानी रात थी, इंडिया को समाया जहन में कि हम बहुत जो है ना वो तेज़ होंगे। अच्छा, इंडिया क्यों कर रहा था ये? इंडिया को बैकिंग थी अमेरिका की, और है अमेरिका की। इस पूरे रीजन में एक लिखी पढ़ी बात, हेनरी किसिंजर की किताबें पढ़ें आप, आर्टिकल्स पढ़ें, वेस्ट में रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, बड़े बड़े आप एक्सपर्ट्स को सुने, वो ये कहते हैं कि ये सदी एशिया की सदी है। और इसमें पावर सेंटर अमेरिका से, जो कि बड़ी दिहाइयों तक बिला शिरकत गैर इस पूरी दुनिया में एज सोल सुपर पावर हुक्मरानी करता रहा सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से। अब ये दोबारा से एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो बन गई थी अमेरिका की इजारादारी के साथ, कि यक कुतबी दुनिया, एक ही मुल्क है, वो सुपर पावर है,
फिर अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है और इसमें बहुत सारे जो है वो पावर सेंटर्स क्रिएट हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर सेंटर बन रहा है वो एशिया में है, सदी एशिया की है, और उसमें चीन जो है वो लीड करेगा इस पोल को, और सुपर पावर का स्टेटस जो है वो अमेरिका से छिन जाएगा। अब जाहिर है कि अपना स्टेटस कौन गंवाना चाहता है, तो उन्होंने इंडिया की बैकिंग शुरू की है। इस खित्ते में आबादी के एतबार से 1.5 अरब आबादी टक्कर की है। रकबे के लिहाज से चाइना से कम से कम 3 गुना छोटा है, लेकिन 32-33 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी हैं, बहुत बड़ी जो है वो इकॉनमी भी है इंडिया। तो उन्होंने इंडिया के साथ लीमुआ, बीका, कमकासा, बेसिक एक्सचेंज इन कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सैटेलाइट रियल टाइम इमेजरी फराहम करना, उनको डिफेंस इक्विपमेंट फराहम करना, उन पर काटसा की पाबंदियां ना लगाना, उनको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में ना डालना, उनको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना। भाई बरात की बारिश कर दी ना इंडिया के ऊपर। क्यों जी? कि ये हमारा वो पिट्ठू है जो इस रीजन में एंटी चाइना गेम्स, हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यहाँ पर चाइना को कंटेन करने के लिए, कर्टेल करने के लिए जो हमारा काम करेगा वो इंडिया करेगा। और इंडिया ने बेसिकली ल्योर किया चाइना को, लेकिन फेंटा पड़ गया। फिर चीन ने वहाँ पर जो 15 और 16 की दरमियानी रात हुआ, 2020 में कर्नल संतोष बाबू, मेरा ख्याल है 14 बिहार रेजिमेंट का कर्नल, और साथ में उसके को 20 फौजी, उनको मारा, और गोलियों से नहीं मारा, तशद्दुद करके मारे। 4 चीनी सोल्जर्स मारे गए उसमें। और फिर उसके बाद एक स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। चाइना ने फिर जो फिंगर्स हैं वहाँ पर, जो एरिया है जो फुट ऑफ द माउंटेन है गलवान वादी में, वादी गलवान में, फिर पैंगोंग सो जो लेक है, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है, वहाँ पर उन्होंने फिर इंडियन टेरिटरी जो क्लेम इंडिया करता था, तो उसके ऊपर आके बैठ गए। सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर ये सवाल उठने लगा कि हाँ जी, किधर है वो 56 इंच की छाती वाला मोदी, किधर है वो अजीत डोभाल, किधर है वो फेफड़ों का जोर लगा के नारे मारने वाला राजनाथ सिंह। और दरमियान में फिर जब ये डिप्लॉयमेंट हुई, एक मौका ऐसा भी आया कि जंग छिड़ने के इम्कानात इतने पैदा हो गए थे, और न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के इम्कानात इतने पैदा हो गए थे, मिसाइल्स मूव करने के। और फिर उस वक्त इंडिया को पता चला उनका डायलेमा एक बहुत बड़ा, कि उनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो जो उन्होंने बनाया, जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा प्राइड लेते हैं, वो चाइना के साथ सरहद पे पहुंचाएंगे कैसे? उसके लिए आपको 80 फुट का कर्व लेने वाला जो है वो रोड चाहिए, कि कम से कम जिसकी हर जगह पर 80 फीट गाड़ी की जो लेंथ है उसको फैसिलिटेट करने का, तो ऐसा तो रोड ही नहीं मौजूद था। तो उन्होंने रोड पे काम शुरू किया। फिर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट से, अब ये खैर बहुत लंबे कहानी और किस्से हैं, इसमें जाए बगैर, वहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स को मारा गया। और इस सारे कहानी में आपको उभर के चीज़ें सामने है कि इंटरडिपेंडेंस तो है, सब कुछ है, लेकिन चाइना और इंडिया के दरमियान जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। और चाइना को पता है कि इंडिया ने अमेरिका के कहने पे छेड़छाड़ करनी। अब चाइना के पास लूज़ करने के लिए क्या? अगर वो उलझ पड़ता है इंडिया के साथ एक लड़ाई में, तो उसमें वो कई दिहाइयाँ पीछे जा सकता है। वो जो उसका एम्बिशन है दुनिया के ऊपर हुक्मरानी का, फॉर एग्जांपल एक आलमगीर बादशाहत का, वो और क्या है? 1 बेल्ट एंड 1 रोड, मल्टी ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, जिसमें 65 मुल्कों की कनेक्टिविटी। और आप स्टडीज़ पढ़ें तो आपको पता चलता है कि यार अभी कुछ सालों के बाद बाय a few years every third person in the world will be Chinese। हम तो अभी चाइना की आबादी की बात कर रहे हैं ना। चाइना की आबादी जो बाकी ममालिक में है, जो चीनी दायरे के जो उनका डायस्पोरा है, वो भी तो है ना। फिर बिल्कुल। तो चीन को ये मालूम है कि उनकी लड़ाई, ऐसी कोई भी लड़ाई उनको भी पीछे धकेलेगी। जब आप जंग में जाते हैं तो नुकसान होता है, दोनों तरफ का होता है। बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमने ऐसी चीज़ें फिर हमने देखी कि हुई वकूफ़ पज़ीर। अच्छा, इसमें से कुछ एरिया ऐसा जो मैंने खुद विज़िट भी किया हुआ है, ट्रैवल किया हुआ है। चाइना, ये जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, ख़ास तौर पे सनोली है, बहरवा है,
इन एरियाज़ में हमने विज़िट किया हुआ है और वहाँ पे कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए थे, वो फिर कभी उठा रखते हैं। तो जो इस तमाम कहानी में जो हमने चीज़ें देखी होती हुई कि चाइना ने 50,000 फ़ौजी वेस्टर्न थिएटर कमांड के उन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय किए और इंडिया को समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से मिरर डिप्लॉयमेंट करनी है कि जितने उनके फ़ौजी हैं उतने फ़ौजी हमारे हों। चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ऐसा उन्होंने बेहतरीन बनाया कि वो इस तरीके से है कि पहाड़ हैं और जो चाइना वाला एरिया है वो थोड़ा सा प्लेन है, वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी और चीज़ें निस्बतन आसान है। विंटर बहुत हार्श है वहाँ पे उस एरिया में। यहाँ पर इनके पास, इंडिया के पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक का। वहाँ पर सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना, वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ़ौजी का जो डेली एट्रिशन रेट है वो 20% था कि 100 फ़ौजी आपने लगाया 20 बीमारों के नीचे आ गए हैं। किसी को फेफड़े की बीमारी हो गई है, किसी को स्किन डिजीज़ हो गई है, किसी को कोई मसला हो, क्योंकि मौसम बहुत शदीद है, मौसम बहुत हार्श है। इंडिया के पास 50,000 एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर ही नहीं था जो उस मौसम में सर्वाइव कर सकता। उनके पास एक्लेमेटाइज सोल्जर या सियाचिन में था, ग्यारी में था, और पाकिस्तान और इंडिया के जो लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल पोजीशन के एरिया में था। फिर हमारा एक मुआहदा हुआ इंडिया के साथ सीज़ फायर का, वो थोड़े से रिलैक्स हुआ और वो यहाँ से फ़ौजी उधर ले गए। लेकिन दरमियान में मौका ऐसा था कि हमने वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पिक्चर्स आती थी तो इंडियंस के तो दिल जलते थे कि वहाँ पर उनके हीटेड टेंट्स, चीनी फ़ौज के ड्रोन में उनको फ्रेश सब्जियां सप्लाई हो रही हैं, ड्रोन के ज़रिए खाना दिया जा रहा है, रोड उनके पास मौजूद है, छुट्टियां उनको मिल जाती हैं यहाँ पर। और फिर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक वक्त ऐसा आया कि जब चाइनीज़ ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि जिस हम कमरे में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इससे बड़े बड़े लाउड स्पीकर ला के, इससे बड़े बड़े, इस कमरे से बड़े बड़े लाउड स्पीकर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लाकर बॉर्डर पे उस जगह पर जहाँ पर चाइनीज़ थे उन्होंने उनका रुख किया इंडियन सोल्जर्स की तरफ और उसके ऊपर पंजाबी में गाने लगाना शुरू कर दिए। और फिर वो संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, घर कब आओगे, चिट्ठी आती है, और ऐसे सैड सॉन्ग्स लगाने शुरू कर दिए कि इंडियन सोल्जर्स। और फिर वहाँ से वो तकरीरें करते थे, ऐसे लोगों को बुलवा के तकरीरें करवाते थे जो हिंदी ज़बान जानते थे, और वो वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को तकरीरें सुनाते थे कि तुम्हें यहाँ पर सर्दी में मरने के लिए छोड़ के वो जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर वो राजनाथ सिंह, वो नरेंद्र मोदी, वो अजीत डोभाल, वो आज वहाँ पे था, आज वहाँ पे सोया है, आज उस 5 स्टार होटल में था, आज 7 स्टार होटल में था, इस किस्म के तो किसे चीन करता रहा उनके साथ। तो ये जो बिल्डअप था, ये बिल्डअप किस लिए था? किसी दोस्ती के लिए तो नहीं था। इवेंचुअली इसने भी कभी ना कभी तो होना है। और आप जब शी जिनपिंग को पढ़ते हैं, शी जिनपिंग को समझते हैं कि वो बंदा जिसने अपना बचपन गार में पत्ते खाकर गुजारा है, वो शी जिनपिंग, जिसके बाप को करप्शन और उस वाले इल्ज़ामात ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और वो जेल में डाल दिया गया और वो पत्ते खा के बड़ा हुआ, वो इतना कमज़ोर सा मुनहनी सा बंदा, वो कैसे रैंक्स से ऊपर आया, और उसका राइज़ जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो शी जिनपिंग है उसका जो वन चाइना ड्रीम है कि ये जो छोटे छोटे चाइना, कि भाई वो हांगकांग और फिर ताइवान, स्ट्रेट ऑफ ताइवान, तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश, एक्साइचिन, फिर उसके उस तरफ लद्दाख का एरिया, ये सारा एक यूनिफाइड वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना ड्रीम जो है 2035 तक तो अगर वो जिंदा रहता है तो वो सदर है चाइना का, और इस दौरान उसने इसको करना है। और उसने ये ऐलान किया कि 2027 जो 100वीं सालगिरह है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, PLA की, जो चाइना की फ़ौज है, उस वक्त तक मैंने चीन की फ़ौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज बनाना है। 2 साल रहेंगे, बिल्कुल उस ड्रीम के साथ चल रहा है ना वो। और क्योंकि 100 साल चाइना को तो पूरे अब इस पे आए पाकिस्तान के फैक्टर, पाकिस्तान वाले फैक्टर में देखें, चीन ने माजी में कुछ ऑफिशियल कुछ अनऑफिशियल इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं कि 62 में जब जंग छिड़ी थी और चाइना फेंटा लगा रहा था इंडिया का, उस वक्त उन्होंने हमें शायद कोई मैसेज भेजा था कि कश्मीर ले लें, आप कर लें, ये अच्छा मौका है, इधर से हमने इंगेज किया था। 2020 6 मई से 2022 मार्च की 8 तारीख तक अजीत डोभाल, जयशंकर यानी उनका
कौमी सलामती का मशीर, उनका वज़ीर ख़ारजा, उनका वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, उनका वज़ीर दाखिला अमित शाह, उनका आर्मी चीफ़ मनोज मुकुंद नरवाने, उनका चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बपिन रावत जो हेलीकॉप्टर हादसे में मर गया था, फिर जो उनके एयर चीफ़ RKS भदौरिया, फिर बाद में विवेक राम चौधरी। ये कुरलाना नहीं जिसे कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स आती थी कि वी आर फेस्ड विद अ टू फ्रंट सिनेरियो। जो चीज़ जो सबसे डरावना ख्वाब है इंडियंस के लिए और इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए सक्सेसिव, कि उन्हें टू फ्रंट सिनेरियो के जहाँ पर ये 3000 और ये 4000 7000 किलोमीटर से ज़ायद एरिया अगर हॉट हो जाए तो ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है इंडिया के लिए, कि जिसको ना सकत है, ना बर्दाश्त है, ना हौसला है, ना हिम्मत है। अगर वो पाकिस्तान के साथ अगर उस मामले पे देखें, ये ज़ाहिर है कि अब ये डेफिनेट चीज़ नहीं है, ये ग्रे एरिया में रहती है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ एक हॉट जंग में चला जाता है इंडिया, तो आइडियली स्पीकिंग ये परफेक्ट सिनेरियो होगा चाइना के लिए कि वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए मूव करें। आप सोचते हैं ना कि अगर उनका है ड्रीम, उन्होंने फ़ौज भी बनाई है, वेस्टर्न थिएटर कमांड भी बनाई है, इंडिया स्पेसिफिक डिफेंस प्रिपरेशंस भी की हैं, जिस तरह उन्होंने ताइवान स्पेसिफिक की हैं, जैसे उन्होंने US स्पेसिफिक की हैं, जैसे उन्होंने जो मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है। सब कुछ किसी न किसी के लिए तो प्रिपरेशन की है ना, कहीं ऑकस के लिए है, कहीं क्वाड के लिए है उनकी तैयारी, कहीं उनकी तैयारी और मामलात के लिए है, तो एक तैयारी उनकी इंडिया के लिए भी है। तो जब आप सोचते हैं कि आइडियल सिनेरियो चाइना के लिए कब होगा, वो आइडियल सिनेरियो तब ही होगा अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा होगा। तो वो टाइम होगा कि जिस पर अगर वो चाहें तो उनके लिए नॉर्मल हालात के मुकाबले में वो ज़्यादा आसान है। लेकिन वहाँ पर फिर ये जहन में रखिएगा कि वो अगर मामला छिड़ता है तो फिर महदूद नहीं रहेगा, फिर तो अमेरिका, फिर तो जापान, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद एक के बाद एक मुल्क, और फिर ये तो एक सिनेरियो बहुत ही भयानक किस्म का बन जाएगा। बट देखिए, नुकसान, जंग में नुकसान होता है। बिल्कुल। इंडिया की जंगजुआना सोच आप देखते हैं, आप उनके नारे सुनते हैं, आप उनके मीडिया को सुनते हैं, आप उनकी लीडर्स को, अभी मैं अमित शाह वाली स्टेटमेंट जो कल वाली है फॉर एग्जांपल जो चल रही है कि डीप विद इन पाकिस्तान कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई उतरने वाला नहीं होता। होगा नुकसान, जंग होगी तो पाकिस्तान का क्या नुकसान नहीं होगा? पाकिस्तान का भी तो नुकसान होगा, शहरी भी मारे जाएंगे, फौजी भी मारे जाएंगे। लेकिन जब आप किसी सॉवरेन स्टेट, किसी मुल्क जिसके वजूद को आप तस्लीम करने से इनकारी हैं, तो आप आएंगे और दिल टेक इट लाइंग डाउन। इस तरह नहीं होता। फिर मुकाबला होता है, ये बताएं, टैक्टिकल वेपन्स होते हैं, फिर न्यूक्लियर वेपन। हमने भी कोई यानी कि शबरात के लिए तो नहीं बनाए हुए ना। हाँ, ये बात होती है। ये बताएं कि ये बात तो चलें ठीक है कि अगर पाकिस्तान के साथ टाइम देख लें जी, टाइम बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के साथ जंग वो शुरू करते हैं तो लद्दाख भी उनके लिए, लद्दाख का महाज जो है वो गर्म हो सकता है और चाइना उनको सरप्राइज़ दे सकता है। लेकिन 1 से 2 मिनट में ये बता दें कि ये जो इंडिया ये कह रहा है कि अगर जंग शुरू होती है तो चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में, इन चीज़ों में बहुत इंटेलिजेंस शेयरिंग, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि साइबर अटैक चाइना हम पे कर देगा, हमारे इंटरनेट वो बंद कर सकता है, हमारे मोबाइल काम करना छोड़ देंगे। बड़ी उन्होंने बंद कर सकता है। हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, उनका नेशनल शटडाउन भी कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो, उसमें भी चीन कहाँ पर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कहाँ पर है। एक तो जाहिर है कि ओवरऑल आपको पता है इकोनॉमीज़ की भी लड़ाई होती है बहुत सारे मामलात में। चाइना इज़ अ बिगर पावर, बट हमें यानी कि ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन ही हमारा कोई सेवियर है, मददगार है, और उसकी वजह से हमारी अपनी तैयारी है। हम तो खुद एक पोटेंट न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। तो इंडिया के हवाले से देखें, ये जो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये फ्लैश पॉइंट है, और ये फ्लैश पॉइंट और उसमें कश्मीर का डिस्प्यूट इंडिया ने कोशिश करके देख ली ना, $1 की इन्वेस्टमेंट भी मंगवाने की तैयारी करके देख ली, 370 ख़त्म करके देख लिया। पहलगाम इंसिडेंट और उसके आफ्टर मैथ में जो कुछ हुआ, ये पूरी दुनिया को एक वार्निंग है, ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म है कि ये एक मसला है जिसका हल जो है वो ज़रूरी है। तो जब जंगें होती हैं फिर नुकसान होते हैं, फिर नुकसान एक तरफ नहीं होते, फिर वो हर तरफ होते हैं।
जो 1.5 करोड़ आबादी का मुल्क है, सॉरी 1.5 अरब आबादी का मुल्क है इंडिया, बिल्कुल जिसकी इकॉनमी कुछ 600-700 अरब डॉलर का जो उनका सिर्फ फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनकी फ़ौजियों की तादाद, उनके टैंकों की तादाद, वो तादाद तो ज़्यादा होगी लेकिन तादाद थोड़ी मैटर करती है, सिर्फ मशीन भी मैटर करती है। मशीन के पीछे जो द मैन बिहाइंड मशीन वो भी मैटर करता है। गन उठाई भी किसने, ये भी तो तलवार तो होती है, तलवार चलाने वाला कौन है? सही बात है। तो ये जहन में रखें कि वो लड़ाई, फिर लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें इंडियन अच्छी रेजिमेंट है, जो गोरखा रेजिमेंट है, जो नेपाल से ये हायर करते हैं, जो इनकी फायर एंड फ्यूरी 14 कोर है, वो भी थोड़ी सी क्या कहते हैं है। बाकी इंडियन सोल्जर्स उनके बारे में जिस किस्म की चीज़ें, वो दाल वाला एक बड़ा मशहूर है, वो आ जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अलबत्ता चाइना इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और आइडियल टाइम अगर आपको कोई समझ आता है तो वही आइडियल टाइम है कि आप आएँ, इंडिया आए, अपनी मगरबी सरहद पे पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू करें, इसका दायरा फैलेगा। वो अगर चाइना ने करना है तो उसके लिए आइडियल टाइम वही है कि उसी वक्त करें। बिल्कुल ठीक है। और इस पे इस तरह की सब बात भी हो रही है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, चाइना फैक्टर चाइना फैक्टर चाइना फैक्टर। और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अगर पाकिस्तान के साथ महाज गर्म होता है तो एक सरप्राइज़ मिल सकता है लद्दाख के महाज के ऊपर इंडिया को। तो बहरहाल जी देखते हैं अब सूरत हाल किस तरफ जाती है। इस तरह की साहब ने इस वीडियो में ड्यूरेशन तवील हो गया, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से तारीख बयान की, पहली मरतबा बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली। हमें अपनी दुआ में याद रखें। लगनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।